Hello, dear learners. Welcome back to my channel. So, I am back with another one subject and new topic for discussion. तो एग्ज़ाम का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है. स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और होनी भी चाहिए. और आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आई एम हियर. सो हमने करी हुई है आपके रिवीजन सेशंस को स्टार्ट. हमने कुछ लास्ट वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशंस को पोस्ट किया हुआ है बिजनेस स्टडी के लिए, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा. सो आज हम बिजनेस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा लर्निंग भी है, ये थोड़ा क्रैमिंग भी है. सो इसको समझना भी ज़रूरी है, इसको आप टोटली क्रैम नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे. फ्योल्स के प्रिंसिपल्स आज हम कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पता है, हमें याद करनी है, क्रैम करनी है, वो तो ज़रूरी है ही. लेकिन फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एंड ये आप अपने एग्जाम में भी मेंशन करेंगे. सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या चाहती है कि बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो अपने गोल्स को अचीव करे. और किसी भी गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिव अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपकी जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही अच्छी और गुड होनी चाहिए, बहुत ही स्किलफुल होनी चाहिए, बहुत ही सिंसियरिटी में होनी चाहिए. जितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट होगी उतना ही अच्छे आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल होंगे. दैट्स वाई हमने ये चीज़ कही कि इस मैनेजमेंट को और बेहतरीन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की. मीन टू से आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो आपकी मैनेजमेंट में ऐसे चार चांद लगा देते हैं, ऐसा उसको और ज़्यादा यूज़फुल बना देते हैं जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं. तो ये जो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के, ये आपके एक गाइडेंस की तरह हेल्प आते हैं, ये आपके एक रूल्स की तरह हेल्प आते हैं, ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और भी बेहतरीन तरीके से स्मूथली चला सकते हैं. राइट. सो ये तो था इसका मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट कहता है कुछ डेफिनेशन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक गाइडलाइंस होती है जैसे मैंने आपको बताया, जिससे कि आप अपनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के एक्शंस को फुलफिल करते हैं. जैसे आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के. इसको आप और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तब करेंगे जब आप इसमें प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे. ओके, तो प्रिंसिपल्स क्या हेल्प करते हैं मैनेजर्स को? डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. जब हम प्रिंसिपल को परफॉर्म करते हैं तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट नहीं हो जाती, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं हो जाती, तब तक आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना नहीं छोड़ेंगे. आपको वो प्रिंसिपल ऐसा कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना है अपने मैनेजमेंट में. ओके, सो इट वाज द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड लिटिल बिट डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. नाउ we have to discuss nature, characteristics, feature, management principles के. ठीक है, अब प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है हमने ये डिस्कस कर लिया. अब हमें प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है, वो किस तरीके के होते हैं. तो सबसे पहले जनरल गाइडेंस. ठीक है, जर्नल गाइडलाइंस. जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक जर्नल गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं. एक मैनेजर को एक डायरेक्शन देते हैं कि किस डायरेक्शन में उसको काम करना है. इसके एक एग्जांपल है, जैसे आपका फ्योल है वो सजेस्ट करता है कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, मैनेजमेंट को टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए. तो ये सारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट को फर्दर डिसीजंस लेने में भी हेल्प करते हैं. इसलिए आपके प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजर को जर्नल गाइडलाइंस की तरह हेल्प करते हैं. सेकंड है फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जो ये प्रिंसिपल है ये कोई हैंडमेड प्रिंसिपल है, बट ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने
अकॉर्डिंग टू योर मूड एंड अकॉर्डिंग टू योर माइंड आपने ये प्रिंसिपल्स को एकदम से बना दिया। ये प्रिंसिपल बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये फॉर्म्ड हुए हैं, प्रूव हुए हैं, उसके बाद इन प्रिंसिपल्स को एज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज किया जाता है। अब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि ये आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या है, फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फुलफिल करते हैं। लाइक जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उनके होने से आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ता है, उनके ना होने से भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी फुलफिल करती है। सेम ऐसी है कॉन्टीजेंट, एंड सेम आपका फीचर है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होगा कि आपके जो प्रिंसिपल हैं ये कोई फिक्स या रिजिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये मैनेजर्स क्या है, इनको फ्लेक्सिबली यूज भी कर सकता है, इनको चेंज भी कर सकता है। बट पॉइंट इज कि आप इसको रैंडमली या बिना किसी वजह के या अनकंडीशनली चेंज नहीं कर सकते हो, कंडीशनली आप इनको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। आगे है बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, लाइक मतलब आप इसको टच करेंगे, आप इसको परचेज करके लेकर आएंगे, आप इनको सेल आउट करेंगे। ये प्रिंसिपल आपके बिहेवियर्स में होते हैं, आपको अपने बिहेवियर्स में ये प्रिंसिपल उतारने होते हैं। जब आप इनको अपने बिहेवियर में लाकर आप इन प्रिंसिपल्स को परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है ये जो प्रिंसिपल है ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होते हैं, ये प्रिंसिपल आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल दी पॉइंट्स। नेक्स्ट कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंट क्या है, क्या जरूरत है इसकी हमें मैनेजमेंट के अंदर। सो फर्स्ट, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स। इंसाइट्स मतलब डायरेक्शन, दिशाएं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक यूजफुल इंसाइट्स देते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं मैनेजर्स को कि कैसे उनको काम करना है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल का यूज कर कर हमें क्या है, एक डायरेक्शन मिलती है, एक सीख मिलती है हमें कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली ऑप्टिमम यूटिलाइज भी करना है और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट करनी है। साइंटिफिक डिसीजंस। इन प्रिंसिपल की मदद से हम साइंटिफिक डिसीजंस लेते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि देखिए जो आपके प्रिंसिपल है, अगर आप इन प्रिंसिपल्स पे होकर अपनी मैनेजमेंट को ट्रीट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप चेंज होने वाले इन्वायरमेंट में भी इजीली क्या है, एडजस्ट कर लेंगे। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो प्रिंसिपल है वो आपके इस तरीके से आपके काम को करने के तरीके को डायरेक्ट करेंगे, सीक्वेंस करेंगे कि आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर पाएंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। और इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग को भी हेल्प कर पाते हैं, एजुकेट कर पाते हैं मैनेजमेंट के टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को भी, और एक रिसर्च भी कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंस। नाउ हियर 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स। सो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल्स के क्या कहते हैं, इनको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होता है आपका बिजनेस का, उस ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिफरेंट डिवीजन में हम उसको डिवाइड करेंगे। और किस बेस पे डिफाइन करेंगे उनके डिवीजन को, ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। मीन जिस एम्प्लॉय की जैसी क्वालिफिकेशन होगी या कॉम्पिटेंस होगी या कैपेसिटी होगी, उस अकॉर्डिंग हम उसको वो काम सौंप देंगे। तो हम जब डिवाइड करेंगे वर्क को, तो इससे क्या होगा, एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होगा, और क्या होगा, काम और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से होगा। सेकंड प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कहता है हेनरी फ्योल कि जो मैनेजमेंट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों बैलेंस में होनी चाहिए। ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, अथॉरिटी कम। मीन अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, लाइक बैलेंस और इक्वल टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके अथॉरिटी ज्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आप उस अथॉरिटी और पावर का मिस यूज करेंगे। अगर कम होगी तो आप अपने काम को एफिशिएंटली फुलफिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिन। हेनरी फ्योल क्या कहता है कि मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का माहौल होना चाहिए। लाइक
एक पर्सन को दूसरे पर्सन के लिए ओबीडियंट होना चाहिए, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के लिए रूल्स फॉलो करने चाहिए और बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एक पीसफुल इन्वायरमेंट, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, एक कोऑर्डिनेशन वाला एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। और यही चीज़ें क्या है, डिसिप्लिन बिहेव को दिखाती हैं। अगर कोई पर्सन किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है टाइमली, उसके लिए अकाउंटेबल हो रहा है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो ये जो माहौल होता है बिजनेस का, एक डिसिप्लिन माहौल होता है, तो ये होना चाहिए। आगे कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज है वो एक ही सुपीरियर के थ्रू ऑर्डर्स को रिसीव करेगा, मल्टीपल सुपीरियर से वो ऑर्डर को रिसीव नहीं करेगा, और एक ही सुपीरियर के लिए वो अकाउंटेबल होगा अपनी काम को लेके। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मल्टीपल सुपीरियर्स को ऑर्डर देंगे तो वो किसी को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाएगा, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब कुछ। दैट्स वाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जितने भी पर्सन है, हेड एक्टिविटी है, वो सब क्या है, एक ही टारगेट पे, एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे। आपके मैनेजमेंट में जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो उनका सबका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंट, बट उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एक ही डायरेक्शन पे होना चाहिए, सबके अलग अलग डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। वन हेड एंड वन डायरेक्शन रूल। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि देखिए एम्प्लॉयज के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दोनों के अपने ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये रूल होता है हेनरी फॉल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आता है रिम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज। अब ये क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल हेनरी फॉल का हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉयज है और मैनेजर है उनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन बना रहता है, क्योंकि जो अगर आप एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन देंगे, अच्छा पैसा देंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगे, वर्क बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली वर्क अच्छा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑटोमेटिकली सब बेस्ट रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अच्छा रेम्यूनरेशन क्या है, एम्प्लॉयज को देना चाहिए, रीजनेबल, जो उनका हक बनता है वो उतना उनको पे करना ही करना चाहिए, जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए सफिशिएंट रहे। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, अब सारी पावर अपने कोऑर्डिनेट रखना, सेंटर में रखना मैनेजर के थ्रू। एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारी पावर्स को डेलीगेट कर देना एम्प्लॉयज में। अब जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस की बात थी, यहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस की बात है। कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बिल्कुल बैलेंस में होने चाहिए, ना तो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, ना डिसेंट्रलाइजेशन कम, ना डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन कम। अगर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो लोग काम नहीं कर पाएंगे, अपना कुछ इनिशिएटिव नहीं कर पाएंगे, स्किलफुली नहीं हो पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बहुत बाउंडेशंस में रहेंगे। अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयज इस चीज़ का नेगेटिव बेनिफिट उठा सकते हैं। दोनों बैलेंस में होने चाहिए। नाउ टू द स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है कि कोई भी कमांड और कम्युनिकेशन किसी को रैंडमली नहीं दे सकता। लाइक नीचे वाला जो लेवल है वो एकदम से किसी की भी कम्युनिकेशन को नहीं रिसीव कर सकता, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो रैंडमली रिसीव नहीं कर सकता या उसको मान सकता। और ऊपर वाला पर्सन क्या है, रैंडमली किसी को, नीचे वाले को डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसको उसकी अथॉरिटी नहीं दे सकता। मतलब टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। और एक क्या है, एक स्केलर चेन के गैंग प्लान को फॉलो किया जाएगा, एक स्केलर चेन को फॉलो किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए एक हायरार्की को फॉलो करेगा। ठीक है, मान लीजिए ऊपर वाले पर्सन को अगर नीचे वाले पर्सन तक जाना है तो फर्स्ट वो उसके मिडल वन पर्सन से होकर जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ अर्जेंसी हो जाती है तो एक गैंग प्लान का यूज किया जाता है, जहाँ पे रेंडमली क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है। अब आती है बात ऑर्डर की। इस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं हेनरी फॉल, कि जो ऑर्डर होते हैं, हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बिजनेस में, कुछ डिसिप्लिन या रूल्स होते हैं, वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं हेनरी फॉल के थ्रू। एक होते हैं मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या होते हैं, मस्ट बी प्लान फॉर एवरीथिंग, जो हर चीज़ में प्लान करते हैं, हर चीज़ के लिए होते हैं ऐसे ऑर्डर। और जो
सोशल ऑर्डर होते हैं वो अपॉइंटेड प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय, वो एवरी एम्प्लॉय के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी में क्या कहता है हेनरी फ्योल? इक्विटी में हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को एक समान नज़रों से देखेगा, किसी को किसी की लैंग्वेज, नेशनलिटी, कास्ट, रिलीजन, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, फर्क नहीं करेगा। सैलरी के मुताबिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के मुताबिक सबको एक समान नज़रों से देखेगा, जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको वो चीज़ दी जाएगी। तो यही होती है इक्विटी, कि किसी में भी डिफ्रेंशिएट ना किया जाए। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और टेन्योर। फ्योल क्या कहता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको क्या करना होता है, अपनी एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि जिस बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी होगी वहीं पे वो काम करना चाहेंगे। तो फ्योल कहता है कि एम्प्लॉयज़ को एक जॉब सिक्योरिटी में रहना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम तक अपनी पोजीशन पे रहना चाहिए, एक स्टेबल रहना चाहिए उनको उस पोजीशन पे, ताकि वो इंकरेज हों अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ वर्क को करने के लिए, ताकि उन एम्प्लॉय के उस एक पोस्ट पर स्टेबिलिटी से क्या है, एफिशिएंसी बढ़े उस काम में और उनकी रेपुटेशन बढ़े। तो स्टेबल होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज हायर किया और नेक्स्ट मंथ उसको ले ऑफ कर दिया, मतलब विदाउट एनी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनिशिएट। इनिशिएटिव क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर्स और कोई एम्प्लॉयज को क्या है, इंकरेज होना चाहिए किसी भी काम के टुवर्ड्स, उनको शुरुआत करनी चाहिए कि हमें ये काम पहल करना है, किसी भी काम के करने की उनको पहल होनी चाहिए, ठीक है, हर लेवल ऑफ एम्प्लॉय के अंदर। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, बेटर वर्क करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अगर हम उन्हें इनिशिएट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एज लास्ट, एस्पिरेट दे कॉर्प्स। ये क्या कहता है? इट्स अबाउट द टीम वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज। ओके, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग्स द एम्प्लॉयज। जो मैनेजमेंट होता है उनको एक ऐसे रीजनेबल स्टेप लेनी चाहिए ताकि जो टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन पावर है वो सबकी बढ़े, लोग और भी ज़्यादा एकजुट होकर काम करें, टीम की तरह काम करें, ठीक है। इससे क्या है, रिलेशन अच्छे होते हैं सभी एम्प्लॉयज़ में, सभी मैनेजमेंट में एक कोऑर्डिनेशन बनता है, एक हार्मनी बनती है। ओके, सो ये थे सारे प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स। आई होप ऑल प्रिंसिपल्स आर क्लियर वेल। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, चैनल को, ताकि सभी बच्चे अपडेट ले सके एग्ज़ाम का, और जल्दी से जल्दी रिवीजन करो इन सारे टॉपिक्स की। जो भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी, आई विल गो थ्रू योर डाउट एंड शेयर द वीडियो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।